इस मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक आदमी अपने जिस्म पर टैटू बनवा रहा होता है और वो ओल्ड मैन उसे साथ साथ बताता है कि टैटू स्किन की नेचर को जाहिर करता है यानी शो करता है और 5 बड़ी ट्रेड्स को दिखाता है जैसे कि वॉरियर, आर्टिस्ट या फार्मर वगैरह। और अगर टैटू बनवाते हुए नीडल को स्किन के अंदर जाने में मुश्किल हो या आपको दर्द तो हो सकता है कि इसका ये मतलब है जो पाथ यानी रास्ता आपने चूज किया है वो आपको सूट ना करे और वो आपके लिए ठीक भी ना हो। वो सोल्डमैन को कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने मेरी इंसल्ट की है, मुझे ये कह के बेइज्जत किया है। इतने में ही एक और लड़का आता है और उसे कहता है कि बॉस आपका लेटर आया है। जब उसे खोलता है तो उस लेटर में से ब्लैक सैंड निकलती है यानी काली रेत। वो ओल्डमैन कहता है कि सालों पहले मैंने ऐसे एक आदमी को सेम एनवेलप खोलते देखा था और वो हंसे थे जैसे तुम लोग हंस रहे हो। वो शैडो से बाहर आया था और उनकी हंसी खून में डूब गई। उन्होंने पूछा, शैडो में से क्या बाहर आया था? और मैन ने कहा, मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता। अब उस रात को उनका ब्लेड मेरी चेस्ट में लग गया था और अब मेरा हार्ट राइट साइड पर है। वो दोनों जब उस मार्क को देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो निंजा की तरह दिख रहा है, क्या तुम निंजा बोलने के लिए घबरा रहे थे? वो उसका मजाक बनाते हैं कि अचानक से उनमें से एक का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और ये सब बहुत परेशान हो जाते हैं और अपनी गन्स रेडी कर लेते हैं, इधर उधर मूव करने लगते हैं कि उसके लिए अलर्ट रहे जो इनको मार रहा है। तभी वहाँ एक वायर आती है और एक आदमी की पाँव की गिर्द लिपट कर उसको ऊपर खींच लेती है और जब वो नीचे गिरता है तो उसके टुकड़े हो जाते हैं। सब साथी ये देख के गुस्सा हो जाते हैं और बिना सोचे समझे फायरिंग शुरू कर देते हैं। उधर स्नूकर क्लब के पास खड़े आदमी का भी जिस्म 2 हिस्सों में कट जाता है क्योंकि मरने वाले के पास बहुत तेज वेपन्स थे। इसी के साथ ही हम एक और आदमी को देखते हैं जिसके पाँव एक शार्प वायर से कट जाते हैं और वो मुंह के बल गिरता है। फायरिंग करने वाले एक आदमी की तरफ निंजा ब्लेड्स आते हैं जो सीधा उसको और उसके साथियों को जाके लगते हैं जिसकी वजह से उनका खून बहने लगता है और देखते ही देखते उन सबके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन उनमें से एक बच जाता है। वो कहता है, तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें ट्रिपल कीमत दूंगा, तुम किसके कहने पर ये सब कर रहे हो? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है। वो निंजा सामने आकर उस ओल्ड मैन को भी अपनी तलवार से वार करके मार डालता है, उसे भी मार देता है। असल में वो खुद एक निंजा होता है। इसके बाद हम एक हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ केस डिस्कस हो रहा था। एक फोरेंसिक रिसर्चर जिसका नाम मीका है बहुत सारी फाइल्स लेकर आती है जो कि एविडेंसेस होते हैं। वो एजेंट और मीका आपस में इस केस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि एक लड़का कहता है कि मुझे कुछ मिला है और ये एक रिपोर्ट है। मेरा दूसरी कंट्री में एक दोस्त है जिसके बारे में मुझे पता था, उसको बहुत नॉलेज है और इस रिपोर्ट के बारे में भी मुझे उसी ने बताया है। उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबिलिटीज हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल मर्डर्स किसी पुराने नेटवर्क ने कराए हैं और हो सकता है कि इनके पीछे किसी नो क्लैंस का हाथ हो। अब वो लेडी पूछती है, एक दूसरी कंट्री में एक दोस्त है कि उसके साथ क्या हुआ था? वो कहता है, सेम वही जो मेरे साथ होगा अगर मैं तुम्हारे साथ रहा, मुझे पागल कहकर निकाल दिया जाएगा। वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें यकीन है? वो कहता है, हाँ, उन्हें निंजास कहते हैं। वो कहती है कि फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वो कहता है, मुझे नहीं पता लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे रिसर्चर हो और जरूर आगे जाओगे। एक ओल्ड मैन बहुत सारे बच्चों को बता रहा होता है कि तुम लोगों को जाना चाहिए इस बात का पता लगाने कि तुम लोग हो क्या, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें क्या करना है। चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम और सोनू हो, यही तुम्हारी जिंदगी का सच है और ये मरने के बाद तब तक सच ही रहेगा। फिर वो अपने न्यू सन से सबको इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि इसका नाम मैंने राइजो रखा है और अब ये भी तुम लोगों का भाई है। दिन राइजो जब अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसके मास्टर उसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो तुम कभी कुछ सफर कर ही नहीं पाओगे और ना कभी स्ट्रॉन्ग बन सकोगे। तो अपनी वीकनेस को ओवरकम करो। इस ट्रेनिंग में बहुत खामोशी के साथ एक फ्लोर के ऊपर से गुजरना था। अगर यहाँ पर जरा से भी आवाज हो जाती तो ये ट्रेनिंग बेकार रहती, लेकिन ये छोटा बच्चा यानी राइजो खामोशी से गुजर नहीं पाता और वहाँ पर आवाज हो जाती है। तो उसके मास्टर उसे सजा देने के लिए उसके दोनों पाँवों पर स्टिक मारते हैं, लेकिन ये बच्चा बहुत ब्रेव होता है। उस वक्त इसके पाँवों से खून निकल रहा होता, लेकिन फिर भी ये बच्चा अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लेता है। टाइम में हम इस लड़की को देखते हैं जो कि अपने वेपन्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। यहाँ पर इसको एक पास्ट का टाइम याद आता है जब ये बहुत यंग हुआ करता था। यहाँ पर 2 लड़के आपस में लड़ रहे होते हैं क्योंकि ये निंजा ट्रेनिंग जो हो रही थी। मरने वाला लड़का जब नीचे गिरता है तो उसका मास्टर उसके पेट में हाथ डालकर उसका खून निकाल देता है। इससे
वो काफी जख्मी हो जाता है। उसका मास्टर उस लड़के से कहता है कि यही असली पेन है, पेन को बर्दाश्त करना सीखो, तुम्हें हारना नहीं चाहिए था। उसे पनिशमेंट के तौर पर एक कमरे में बंद कर देता है ताकि वो जान सके कि पेन असल में होती क्या है। उसको खाना भी नहीं दिया जाता। अब राइजो एक छोटा सा बच्चा होने के बावजूद पहले से भी ज्यादा ट्रेनिंग करता है। यहाँ पर उसका पास्ट ही बताया जा रहा है। यहाँ पर वो एक बच्चे के साथ लड़ने लगता है, किसी ऐसे वेपन के साथ जो कि बहुत शार्प होता है। उसके साथ एक शार्प वायर भी लटक रही होती है। लेकिन इस फाइट की अलग बात ये थी कि दोनों बच्चे जब लड़ रहे थे तो इनकी आंखों पर पट्टी थी। फाइनली राइजो दूसरे लड़के के पांव पर अपनी वायर को फंसाकर उसे दूर उठाकर फेंकता है। इस तरह से राइजो ये लेवल यानी राउंड जीत जाता है। वो सब खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। ओल्ड मैन उन बच्चों से कहता है कि बॉडी को हमारी मर्जी से चलना चाहिए, जैसे भूख और प्यास चलती है। यहाँ तक कि जो ब्लड हमारी वेन्स में है ये हमारी बॉडी की वीकनेस है और इन पर काबू पाओ। तुम्हें ऐसा करना आना चाहिए कि साथ साथ खुद पर भी काबू पाओ। यही एक ओज़ोनो की रियल पावर है और यही एक निंजा का रास्ता है। वो कहता है कि आज रात खाना खाओ और कल तुम सबको 2 गुना ज्यादा काम करना होगा। असल में वो छोटा बच्चा वही लड़का है जिसका नेम राइसो है और उसको वो सब याद आ रहा है। अगले सीन में वो रिसर्चर लेडी मीका उस आदमी की वाइफ के घर जाती है, यानी एजेंट की वाइफ के घर। मीका पूछती है कि क्या हुआ था। वो उसे बताती है कि 2 साल पहले एक मर्डर के बाद इस रिपोर्ट ने टेंशन दी। इसके बाद सब कुछ बहुत डिफरेंट हो चुका था। मेरे हस्बैंड ने और लोगों को हायर किया और सब लॉक्स भी चेंज करवा दिए। इवन हर जगह लॉक्स लगवा दिए गए थे, कैमरास भी लगवाए गए और एक दिन एक आदमी दरवाजे पर आया। उन दोनों ने मेरे हस्बैंड के स्टडी रूम में कुछ देर बातें की। वो यंग मैन तो चला गया। अब मेरा हस्बैंड एक सोल्जर था और रशिया इंटेलिजेंस का मेंबर भी था। उनको किसी का डर नहीं था। लेकिन जब मैं दरवाजे पर गई तो मैंने उनकी आंखों में एक डर देखा। लेकिन वो बड़ी हिम्मत से खड़े हुए और उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मुझे ये हमेशा याद रखना चाहिए। मीका ने उससे पूछा कि क्या आप जानती हैं उनमें क्या बात हुई। उसने कहा नहीं। फिर उसने पूछा कि वो कैसे मरा था। वो बताती है कि लाइट्स ऑफ हो गई थी। तुम पहली रिसर्चर हो जिसने मेरे हस्बैंड के बारे में पूछा और उनके केस को सीरियस लिया है। ये जानना अच्छा होगा कि वो किसी वजह के बगैर नहीं मरा। तो मीका कहती है यानी वाकई उनके मरने के पीछे कोई रीजन थी। अब वो उसे एक बॉक्स देती है और कहती है कि वो चाहता था कि ये आप देखें। मीका वो बॉक्स खोलती है तो उसमें कुछ फुटेजेस होते हैं। वो जब उनको प्ले करती है तो उसमें वही लड़का दिखाई देता है जिसका नाम राइजो है। राइजो को वो सब याद आता है कि कैसे उस ओल्ड मैन ने उसकी ट्रेनिंग की थी। अगले सीन में मीका उस एजेंट की वाइफ के बारे में सर्च कर रही होती है। उसका कुलीग आकर उससे पूछता है तुमने एजेंट के साथ बहुत काम किया है और उसके साथ लंच भी किया था। वो कहती है कि तुम ये सब कैसे जानते हो। हाँ, हम कभी कभी एक साथ लंच कर लेते हैं और ये आम तौर पर तभी होता है जब हम एक साथ कोई काम कर रहे हो। यहाँ पर किसी दूसरे एजेंट की बात हो रही है जिसका नाम एजेंट मोस्लो है। अब उसका कुलीग मीका से पूछता है कि क्या उसने कभी आपके साथ ऐसा बिहेव किया जो आपके लिए बहुत डिफरेंट हो और आपको वो ठीक न लगे। तो मीका कहती है नहीं। लेकिन क्यों, क्या मोस्लो ने कुछ किया है। तो उसका कुलीग कहता है कि मैं जनरली पूछ रहा हूँ क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा वर्कलोड है। अगले सीन में मीका मोस्लो से मिलती है और सारी सिचुएशन बताती है कि कैसे उसका कुलीग उसके पास आया और मोस्लो के बारे में पूछा। तो मोस्लो कहता है कि हमें केयरफुली चलना पड़ेगा, तो मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करने वाली, ठीक है। मीका वहाँ से जाकर उस ऑर्फनेज के बारे में पढ़ती है जहाँ 10 साल की उम्र के बच्चों को निंजा की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एक लड़की से बात कर रहा होता है। उसका नाम किरिको होता है। ओल्ड मैन उससे कहता है कि इसे इस ब्लेड से कट करो। वो ये नहीं करती तो वो ओल्ड मैन उसके फेस पर वो ब्लेड मार देता है और कहता है तुम रूल जानती थी। राइजो किरिको के पास आता है क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहता था। रात का वक्त था और बारिश हो रही थी। किरिको भाग रही थी और राइजो भी उसके पीछे भागता है। वो उसे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, वो ओल्ड मैन तुम्हारा हार्ट निकाल लेगा। किरिको कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वो उसे भी अपने साथ आने को कहती है लेकिन वो कहता है कि मेरी जिंदगी यही है। ये कहकर वो चली जाती है। अब कुछ देर बाद राइजो के हाथ में हम मीका की पिक्चर देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एजेंट और मीका आपस में मिलते हैं। वो एजेंट मीका से कहता है कि तुम अपना बैग पैक करो और हॉलीडेज पर चली जाओ। साथ में वो उसे एक गन भी देता है और कहता है कि अनट्रेसेबल है और इसका कोई सीरियल नंबर भी नहीं है, तो ये तुम्हारे पास रखना सेफ है। अब मीका अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ उस पर कुछ निंजास अटैक कर देते हैं। तो राइजो उसे बचाने आता है। वो उसको बताता है कि ये सब तुम्हें मार डालेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कार में जा रहे होते हैं। तो मीका उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं।
वो हमारा पीछा कर रहे हैं। राइजो कहता है कि मैं जानता हूँ वो हमारा पीछा कर रहे हैं। मीका कहती है कि मैं उन्हें देख नहीं सकती। वो कहता है वो हमें हमारी सेंट से ढूंढ लेंगे। वो खुद को राइजो से इंट्रोड्यूस कराती है। वो उसे कहती है कि अच्छा तो तुम एक ऑर्फन हो, राइट? मीका मुझसे पूछती है लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया? अब यहाँ पर राइजो को कुछ फ्लैशबैक आते हैं और उसे सब याद आता है जब ओल्ड मैन ने उस एक आदमी के बारे में कहा था जिसने गोल्ड वॉच पहनी हुई थी। राइजो उसे मार देता है और वो गोल्ड वॉच उस ओल्ड मैन को दे देता है। ओल्ड मैन उसे कहता है कि तुमने सच में प्रूव किया कि तुम ही मेरे असली बेटे हो। इसके बाद वो उसे किरिको को मारने का कहता है क्योंकि उसने ऑर्फनेज से भागने की कोशिश की थी और कहता है कि यही असूल है कि जो ऑर्फनेज से भागेगा उसे मार दिया जाएगा क्योंकि वो धोखेबाज होता है। लेकिन ये बात कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए राइजो उस लड़की को नहीं मारता बल्कि उस ओल्ड मैन को मारता है। तो वो सब मिलकर उस पर हमला करते हैं और वो बिल्डिंग से पानी में गिर जाता है। राइजो ये सब मीका को बताता है। मीका कहती है क्या तुम मदद मांग रहे हो? वो कहता है नहीं, मुझे ओजुनो को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। राइजो उसे कहता है तुम अपना ड्रेस चेंज कर लो और उसे अपनी सेंट लगा देता है। मीका फोन पर एजेंट को सब कुछ बता देती है और कहती है कि मुझे उस पर ट्रस्ट है। अब जिस एजेंट से उसने कॉल पर बात की होती है उसके पास मीका राइजो को लाती है, लेकिन ये नया एजेंट उसको पकड़वा लेता है। मीका उस एजेंट को समझाने की कोशिश करती है कि वो दुश्मन नहीं है। वो कहता है तुमने ही तो कहा था कि हमें इसे रोकना होगा। मीका उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है और वो कहती है लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो वो उससे कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई तो है जो इस लंबी डोर को और खींचना चाह रहा है। मीका कहती है कि वो लोग उसे मारना चाहते हैं, वो सालों से उनसे फाइट कर रहा है। वो कहता है मुझे तुम पर यकीन है। अब अगले सीन में मीका राइजो को पानी पिलाती है और बताती है कि मोस्लो भी तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब निंजास वहाँ अटैक कर देते हैं। वो वहाँ पर खड़े हुए सिपाहियों पर अटैक करके किसी की गर्दन काट देते हैं तो किसी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो अपनी स्वर्ड का यूज करते हुए उनकी चेस्ट पर अटैक करते हैं। इससे हर तरफ खून बह जाता है। निंजास ने अटैक इसलिए किया होता है क्योंकि वो राइजो को मारना चाहते थे जेल के अंदर, क्योंकि ये उनका रोल था कि जो उसकी बात नहीं मानता उसको मार दिया जाता है, चाहे वो उनका अपना ही साथी क्यों ना हो। मीका जल्दी से उसकी हथकड़ी यानी हैंडकफ खोलती है और उतनी ही देर में वहाँ पर एक और असैसिन आ जाता है। जब राइजो की हथकड़ी खुल चुकी थी तो वो मीका को भी उन लोगों से बचाता है, उस असैसिन को भी दीवार पर मारता है, इससे वो असैसिन भी मारा जाता है। ये दोनों बाहर आ जाते हैं लेकिन रास्ते में भी बहुत से असैसिन्स इन पर अटैक करते हैं। राइजो वहाँ पर मीका को उधर से जाने का कहता है, ये कहते हुए कि मैं यहाँ संभाल लूंगा, तुम जाओ। मीका उन सब से बचकर गाड़ी में भाग रही होती है। वहाँ पर एक बार फिर से बहुत जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर राइजो निंजा से लड़ता हुआ दिखाया जाता है। वो अपने वेपन्स का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए सारे असैसिन्स को एक एक करके मारता जाता है क्योंकि राइजो वाकई एक बहुत अच्छा असैसिन था। वो निंजा राइजो को मारने ही वाला था कि मीका ने उसे कार से टक्कर मारते हुए राइजो को बचा लिया। अब राइजो बेहोश पड़ा होता है लेकिन मीका उसे कहती है कि मुझे पता है कि मेरे कहने से कोई फायदा तो नहीं होने वाला क्योंकि तुम होश में नहीं हो। मैं सिर्फ एक फोरेंसिक रिसर्चर हूँ। ये कहने का एक अच्छा तरीका है कि मैं एक लाइब्रेरियन हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती कि तुम्हारी मदद कर पाऊँ। मैं बस अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑफिसर्स उसे ट्रैक करके पकड़ने आते हैं तो वहाँ मीका उनसे कहती है 10 मिनट पहले वो उसे ले गए। वो निंजास राइजो को पकड़ के उस ओल्ड मैन के पास वापस ले आते हैं। अब वो ओल्ड मैन उसे मारने के लिए बांध देता है और कहता है कि आज सब देखेंगे और इसकी मौत का टाइम सालों तक याद रखेंगे। क्योंकि ओल्ड मैन यानी उसके मास्टर ने उसे पकड़ लिया है, जरूर अब इसे बहुत बुरे तरीके से पनिश करेगा। तो राइजो का मास्टर राइजो के पेट में अपनी उंगलियां घुसाकर अपनी उंगलियों को बहुत बुरे तरीके से मोड़ने लगता है ताकि राइजो को दर्द हो, लेकिन राइजो बहुत ब्रेव होता है और दर्द को बर्दाश्त करता है। यहाँ पर एजेंसी के लोग आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मीका भी यहाँ पर राइजो की रस्सी को खोलकर उसे फ्री कर देती है। एजेंसी लोगों से लड़ रही होती है लेकिन राइजो अपने उसी ट्रेनिंग यूनिट जाता है जहाँ पर वो हमेशा से ट्रेनिंग करता था। तभी वहाँ पर और निंजास भी आ जाते हैं और ये वही निंजास होते हैं जिनके साथ इसने बचपन में ट्रेनिंग की होती है। ये सब कहते हैं कि हम पहले की तरह दोबारा फाइट करेंगे। यहाँ पर इनमें फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ राइजो अकेला होता है जबकि उसके चारों तरफ निंजास होते हैं जो कि उस पर मुसलसल अटैक कर रहे होते हैं। पहले तो राइजो उनके अटैक से बचता हुआ हवा में उड़ता है और फिर नीचे आकर एक एक करके उन निंजास को मारने लगता है। वो आता है सीनियर निंजा के पास और अपने वेपन का यूज करते हुए उसकी उंगलियां काट देता है। वो निंजा अपने दूसरे हाथ से एक वेपन उठाने लगता है। राइजो उसके हाथ पर दोबारा अटैक करता है, उसकी गर्दन काट देता है। उसने उसको बहुत बुरी तरह से मारा होता है क्योंकि जो उसके पास शार्प वेपन होता है वो उसने उसकी गर्दन में घुसा दिया था। अब राइजो की आखिरी फाइट होती है उसके अपने ही
अपनी मास्टर यानी उस ओल्ड मैन के साथ। और ये वही जगह होती है जहाँ पर वो खामोशी से चलने की ट्रेनिंग किया करता था, क्योंकि राइजो एक स्टूडेंट था और वो ओल्ड मैन उसका मास्टर। तो राइजो कभी भी मास्टर से आगे नहीं निकल सकता था। वो मास्टर उसे बार बार मारने लगता है, उस पर वार करने लगता है और राइजो उसे कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन फिर राइजो हिम्मत करके अपने मास्टर पर अटैक करता है और इसके पास से बहुत तेजी से गुजरता है ताकि मास्टर उसे रोक ही ना सके। और ऐसा ही होता है। इतनी ही देर में एजेंसी के कुछ लोग वहाँ उसे बचाने के लिए पहुँच जाते हैं। राइजो उस बूढ़े आदमी से फाइट कर रहा होता है तो मीका उसे बचाने आती है, तो वो ओल्ड मैन मीका को भी मार देता है और आखिरकार वो अपने मास्टर के कंधे यानी शोल्डर में तलवार मारकर उसे भी बहुत बुरे तरीके से मार डालता है। लेकिन लकीली मीका अभी जिंदा थी। अब लास्ट सीन में राइजो को वो सीन याद आता है जब किरिको ने उसे अपने साथ भागने को कहा था। लेकिन इसी फ्लैशबैक के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।